नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदयराज सिंह और मैं बताने जा रहा हूं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में कि क्या ज़रूरत आ पड़ी, किसे जोर शोर से शुरू किया गया और इसमें लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किए गए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा किया गया और 2025 तक देश को 2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन तक पहुँचाने के वादे किए गए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि भारत के फंडामेंटल सुधार दिए जाएं तो 15 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंचना दूर नहीं होगा। भारत की ज्योग्राफी कुछ इस तरह है कि इंडियन ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक हर बड़े देशों की नज़र बनी रहती है। मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 12 से 14% तक बढ़ाना, 100 मिलियन एडिशनल जॉब क्रिएट्स करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देश की जीडीपी में 25% या उससे ऊपर का योगदान सम्मिलित करना। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? भारत ने उन दिनों की शुरुआत में काफ़ी तेज़ी से प्रगति देखी गई और लगभग 1.5 लाख करोड़, इंटरनेशनली बोलें तो $230 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सितंबर 2014 से फरवरी 2016 तक देखी गई। परिणामतः इंडिया की ग्लोबली इमर्जेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत ने $60 बिलियन के साथ यूएसए और चाइना को भी पछाड़ दिया। यह एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत लगभग सभी स्कीम्स आती हैं जो देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें एविएशन, केमिकल कंस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, एफडीआई, डिफेंस एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मीडिया, एंटरटेनमेंट जैसी बेसिक सेक्टर शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत देश में बहुत ही बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाए गए जिसमें भारतमाला, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डअप में क्रांति साबित हुए। और यही कारण है कि आज कोविड की बार बार मार झेलने के बाद भी भारत पुनः उठने में वही तेजी प्रगति करने में जरा सा भी नहीं हिचकता। भारतमाला प्रोजेक्ट भी मेक इन इंडिया का एक क्रांति कॉरिडोर था जिसमें देश के लगभग 5.5 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवेज और देश के 83,677 किलोमीटर हाईवेज में कंट्रीब्यूट किया गया। सागरमाला प्रोजेक्ट भी इससे कुछ अलग नहीं था। इसमें वाटरवेज के पोटेंशियल को इंक्रीमेंट किया और देश के लॉजिस्टिक्स को एक नया रंग दे दिया। फ्रीट कॉरिडोर एक रेलवे कॉरिडोर था जिसके अंतर्गत हाई स्पीड ट्रेन और हाई कैपेसिटी वाले बिल्डअप को बढ़ावा दिया गया। वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन भी इसी प्रोग्राम के तहत ही शुरू की गई जो पूरी तरह से इंडिजीनियस थी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश ही नहीं दक्षिण एशिया के लिए भी एक वरदान साबित हुआ जिसमें दुनिया की जीएंट कंपनीज को जियोग्राफिकल लोकेशन प्रोवाइड कराई गई। फलस्वरूप देश में कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप किए और लाखों जॉब्स क्रिएट की गई। आफ्टर दैट मोमेंट इंडिया तेजी से छलांग लगाते हुए मोबाइल फोन्स के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में उभरा। फिर मोबाइल फोन्स के सस्ते होना, तेजी से डिजिटलाइजेशन ने देश की छवि ही बदल कर रख दी। इसी के अंतर्गत रुपे और यूपीआई जैसी एप्लीकेशंस और मीडिएटर एजेंसीज लॉन्च की गईं जिसमें भारत एक महाशक्ति बन के उभरा। ठीक इसी तरह उड़ान स्कीम हर गरीब के लिए शुरू की गई जिसमें भारत सरकार का मोटो था हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की सैर करेगा, किंतु यह योजना भी निरर्थक ही रही और हवाई जहाज़ कंपनियां साल दर साल घाटे की कोख में समाती चली गईं। लेकिन इस इनिशिएटिव से भले ही उतनी जीडीपी ग्रोथ और रोजगार जैसी समस्या दावे की तुलना में ना सुलझी हो, परंतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में इंडिया ने ऊंची छलांग लगाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 77वां स्थान ग्रहण किया जो पहले लगभग 3 डिजिट्स में हुआ करता था। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 142 हुआ करती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ WTO, IMF, मूडीज की रैंकिंग में भी भारत की काफ़ी उछाल देखी गई, लेकिन यह अंततः पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। उतनी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई जो इनिशिएटिव की शुरुआत में हुआ करती थी। इसके कुछ अस्वाभाविक कारण भी थे दोस्तों कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सेल कंपनीज से आ रही थी जो अपने ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रही थी और भारत के लेबर्स में लैक ऑफ स्किल्स के कारण प्रोडक्टिविटी भी चीन, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में 4 से 5 गुना कम थी। किंतु इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने तरह तरह के वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत की जिसमें प्लम्बर, कारपेंटर से लेकर मीडिया और आईटी सेक्टर तक की तकनीकी पढ़ाई का संचार किया जाता था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ये उसी गति के साथ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। मूलतः यहाँ बिजली की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नगण्य तो थी ही, जिसके लिए इस पर तेजी से काम किया गया और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली मुहैया कराई गई। एक फैक्टर और निकल कर सामने आता है दोस्तों कि कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज जिसमें लेबर्स को और फार्मर्स को यूनियन से ही अननेसेसरी पावर्स मिली हुई हैं जिससे किसी भी फॉरेन कंपनी को अपनी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट को लेकर डर बना रहता है। और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी अन्य देशों के मुकाबले भारत की सुदृढ़ नहीं थी।
जहां हम क्वांटिटी को प्रेफर करते थे, चाइना जैसे टेलीस्कोपिक कंट्री क्वालिटी को ज़्यादा महत्व देते थे। आखिर समाधान क्या है इसका? तो मैं ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं करता जिसका समाधान हमारे पास ना हो, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर मैं बात नहीं करता। तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल उदयास फी द क्वांटम टू कोर्स, और हमारी पोएट्री सुनने के लिए भी इस चैनल को ही विजिट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कि मेक इन इंडिया फेल हुआ या नहीं हुआ? इसमें के क्या कारण रहे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मैं उदयराज सिंह विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर कभी अगली वीडियो में। धन्यवाद।